स्वागत हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का टर्म 2 एग्जामिनेशन 2022 विज्ञान यानी साइंस का जो आपका एग्जाम होगा 5 जुलाई को, उसका आज हम लोग जो मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न को आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए आज के इस महा एपिसोड की वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो पर अंत तक देखिएगा और आज के इस वीडियो का हर एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि आपका हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए 5 जुलाई को एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए आपका जो साइंस का जो एग्जाम होगा 5 जुलाई को, सेम पैटर्न आज के इस वीडियो की तरह रहने वाला है। सबसे पहले सेक्शन ए पूछेगा, जिसमें 7 को प्रश्न पूछेगा, 5 को का उत्तर देना है। एक प्रश्न पर 2 नंबर और कुल आपका 10 नंबर का प्रश्न पूछेगा सेक्शन ए में। और उसके बाद सेक्शन बी पूछेगा, वही 7 को प्रश्न पूछेगा, 5 को उत्तर देना, एक प्रश्न पर 3 नंबर। टोटल आपका सेक्शन बी में 15 नंबर। और सेक्शन सी में आपको जो 5 को प्रश्न पूछेगा, 3 को का उत्तर देना है और एक प्रश्न पर 5 नंबर। टोटल आपका 15 नंबर सेक्शन सी में भी पूछेगा। ठीक है, टोटल आपका 19 प्रश्न रहेगा, जिसमें 13 को प्रश्न का आपको सही जवाब देना है। 5 को आपका जो सेक्शन ए में, 5 को सेक्शन बी और 5 आपका 3 को सेक्शन सी, यानी टोटल आपको 13 को सही जवाब देना है साइंस का जो आपका एग्जाम होगा उसमें। तो चलिए सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से देखेगा। आज की वीडियो आपके एग्जाम के 5 जुलाई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए पहला प्रश्न आपका पूछता है कि शक्ति का एसआई मात्रक लिखे तथा उसे परिभाषित करें। ठीक है, शक्ति का एसआई मात्रक लिखना और शक्ति किसे कहती है आपको लिखना है। तो शक्ति का एसआई मात्रक आपका जो वाट होता है। ठीक है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ये आपको नोट कर लीजिए। आगे बढ़िए, नेक्स्ट आपका जो 2 नंबर का जो प्रश्न है, आवृत्ति को परिभाषित करे तथा इसका एसआई मात्रक लिखा। ठीक है, आवृत्ति को परिभाषित करना यानी आवृत्ति किसको कहते हैं और इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो किसी वस्तु में 1 सेकेंड में जितना कंपन होता है, ठीक है, कोई भी वस्तु 1 सेकेंड में जितना कंपन करता है, उन कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मात्रक आपका जो एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। कोई भी वस्तु 1 सेकेंड में जितना भी कंपन करता है, ठीक है, कोई भी वस्तु, उन्हीं कंपनों को जो संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। और आपका आवृत्ति का जो आपका एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछता है, यहाँ अवोगाड्रो कर लीजिए। ठीक है, अवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है। अवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है, इसका मान होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23 और इसका जो आपका अवोगाड्रो संख्या का मान होता है। ठीक है, और आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका जो पूछता है कि मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। तो किसी पदार्थ में 1 मोल के द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। कोई भी पदार्थ में 1 मोल के द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं और इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एम से इसको प्रदर्शित भी कहते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट जो आपका प्रश्न पूछता है, केनाल किरणें क्या है। ठीक है, तो एनोड से उत्पन्न होने वाली धन आवेशित किरण जो है केनाल किरणें कहलाती है और इन किरणों की खोज सन 1886 में गोल्डस्टीन ने किया था। तो केनाल किरण क्या है, तो एनोड किरण से उत्पन्न होने वाले धन यानी प्लस वाला जो कण है, ये उपस्थित उत्पन्न होता है आपका जो एनोड किरण से, इसी को क्या कहते हैं, केनाल किरण कहते हैं। और कि आपका जो ये केनाल किरण को खोज जो गोल्डस्टीन ने 1886 में किया था। और गोल्डस्टीन के आगे आपको ई लिख दीजिए। ठीक है, ई गोल्डस्टीन, तो आपको बेहतर लगेगा क्योंकि गोल्डस्टीन का पूरा नाम था ई गोल्डस्टीन। आगे बढ़े, नेक्स्ट जो आपका प्रश्न पूछता है 6 नंबर की, 2 संक्रामक रोगों का नाम लिखे। ठीक है, 2 संक्रामक रोगों का नाम लिखना है। पहला हो जाएगा चेचक और दूसरा हो जाएगा कोरोना। और संक्रामक रोग वो रोग है जो व्यक्ति के संपर्क में आने से ये रोग फैलता है। ठीक है, और इसका रोग का क्या नाम है, चेचक और कोरोना। किसी भी व्यक्ति को हो गया उसके संपर्क में आपको भी चेचक और कोरोना हो जाता है। ऐसा ही आपका जो संक्रामक रोग होता है। ठीक है, और आगे आपका देखिए नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है कि एक स्वास्थ्य व्यक्ति किसे कहते हैं। ठीक है, एक स्वास्थ्य व्यक्ति किसे कहते हैं, तो एक स्वास्थ्य व्यक्ति उसे कहते हैं जो न सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ हो बल्कि वह मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। यानी आपका जो स्वस्थ व्यक्ति वही कहलाता है जो सिर्फ शारीरिक रूप से कभी भी मानसिक रूप से शारीरिक रूप से स्वस्थ और आपका जो मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो,
वही क्या कहलाएगा, स्वस्थ व्यक्ति कहलाएगा। यानी शरीर से अच्छा है, हट्टा कट्ठा है, मानसिक उसका ठीक है, संतुलन ठीक है, सामाजिक में उसका ठीक है, तो यही क्या कहलाएगा, स्वस्थ व्यक्ति कहलाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सेक्शन भी है, तो इसका आपका जो प्रश्न पूछता है 8 नंबर की, गतिज ऊर्जा को परिभाषित करें और उन कारकों का उल्लेख कीजिए जिन पर किसी पिंड की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। कोई भी वस्तु गति कर रहा है उसमें उपस्थित ऊर्जा उसमें होता है और इसी को कहते हैं गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा के कारकों जो है वस्तु की गति और वस्तु का द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आप इसका फॉर्मूला देखें तो हाफ होता है, हाफ mv का स्क्वायर होता है। एम क्या हो गया, इसका वस्तु का द्रव्यमान हो गया, और v आपका क्या वस्तु का गति। यही दोनों पर जो आपका गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न पूछता है कि अनुदैर्घ्य तरंग तथा अनुप्रस्थ तरंग को परिभाषित करें। अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग को परिभाषित करना है। उत्तर हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंग, जब किसी माध्यम यांत्रिक तरंग संचालित होती है तो माध्यम के कण तरंग के दिशा की समांतर कंपन करते हैं और तब इस प्रकार की तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। यानी जब भी आपका माध्यम यांत्रिक तरंग का संचालित होता है और ये जो समांतर कंपन करता, तरंग की चलने की दिशा में समांतर कंपन करता, वैसे का आपका जो तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट अनुप्रस्थ तरंग। तो अनुप्रस्थ तरंग जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग संचालित होती है तो माध्यम के कारण तरंग के चलने की दिशा में लंबवत कंपन करता है, तब इस प्रकार की तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। यानी अनुप्रस्थ तरंग क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग जो आपका ये चलने की दिशा सिर्फ लंबवत कंपन करता है और बाकी इसका सब अनुदैर्घ्य तरंग की तरह ही रहता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। और उसके बाद देखिए आगे जो आपका 10 नंबर का जो प्रश्न पूछता मोल में बदले। ठीक है, मोल में बदलना है। देखिए आपका जो जितना भी केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल है उसका जो वीडियो बन चुका है, ना देखे तो आज के इस वीडियो के इंड स्क्रीन पर आपको शो हो जाएगा, वहां से आप क्लिक कर लीजिए, केमिस्ट्री का सारा न्यूमेरिकल्स वहीं पर बताया जाएगा। फिर भी मैं आपको इस वीडियो में बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में और भी आसान हो। ठीक है, तो मोल में बदले, तो इसमें आपको जो पूछता है 12 ग्राम ऑक्सीजन, 12 ग्राम ऑक्सीजन को मोल में बदलना, और मोल में बदलने के लिए फॉर्मूला होता है मोल बराबर क्या होता है, तो मोल बराबर आपका जो छोटा m बटा में बड़ा m होता है। और ये छोटा m आपका जो दिया गया द्रव्यमान हो गया और बड़ा m आपका मोलर द्रव्यमान हो गया जिसका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस जहां भी मोलर द्रव्यमान में रहा है तो वहां O2 लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और O का आपका परमाणु संख्या 16 होता है, 16 गुना में 2 कर दीजिए, 16 गुना कितना हो जाएगा, 16 गुना 32 हो जाएगा। 32 आपका क्या निकला, 32 आपका मोलर द्रव्यमान निकला, और मोल निकालना तुरंत निकल जाएगा। तो देखिए मोल बराबर आपको लिखना है, आपका दिया गया द्रव्यमान कितना 12 है और मोलर द्रव्यमान अभी हम लोग निकाले 32 निकाले। ठीक है, और सबसे पहले आपको परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान नहीं पता तो उसका भी वीडियो बन चुका है, आज के इस वीडियो के इंड स्क्रीन पर आपको शो होगा, वहां से क्लिक कर लीजिएगा, वहां से आपको परमाणु द्रव्यमान का जो वीडियो दिख जाएगा। ठीक है, और इसे काटने पर अगर आपको जो प्राप्त होता है 0.375 मोल, ये आपको प्राप्त होता है, इतना मोल होगा। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट जो आपका इसमें बी नंबर में जो पूछता है कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को मोल में बदले। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को मोल में बदले, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र पता होना चाहिए, तो इसका सूत्र होता है CO2 होता है। ठीक है, C हो गया कार्बन, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान आपका होता है कितना 12 होता है, और O2 का भी निकाले, कितना निकाले 32 निकाले, 12 और 32 आपका 44 हो गया, 44 ये आपका जो मोलर द्रव्यमान निकल कर आया, तो यहाँ से निकल जाएगा। मोल बराबर क्या होगा, छोटा m जो आपका 22 ग्राम दिया है, छोटा m कितना दिया है, तो छोटा m आपका जो 22 ग्राम दिया मोलर द्रव्यमान 44 ग्राम निकला। इसको काटिएगा तो 1/2 आएगा, यानी आपको इसको पूर्णांक में लाएंगे, पॉइंट में लाएंगे तो ये आपका जो 0.5 मोल आ जाएगा। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को मोल में बदलने पर 0.5 आंसर आता है। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट 11 नंबर का जो प्रश्न पूछता है 10 मोल जल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जल का द्रव्यमान पूछा है और जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O होता है। ठीक है, H2O जल का रासायनिक सूत्र होता है, और H का परमाणु द्रव्यमान आपको 1 होता है, गुना में 2 है, 2 दीजिए, प्लस में 16 है तो आपका जो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 तो 16 दीजिए, 2 को 1 से गुना करिएगा 2 होगा, प्लस में 16, 16 2 कितना हो जाएगा, 16 2 18 हो जाएगा। ये आपका 12 m निकला।
मोलर द्रव्यमान H2O का 18 ग्राम निकला। और सबसे पहले आपको मोलर द्रव्यमान का वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स पूछा है तो मोलर द्रव्यमान आपको जो है इसका परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए। तो परमाणु द्रव्यमान का आपको सबसे पहले वीडियो देखना होगा, ठीक है। तो देखिए आपको जो यहाँ 10 मोल दिया है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, छोटा एम बटा में 12 एम कितना भी निकाले तो 44, आपका जो 12 एम अभी कितना निकाले तो 12 एम आपका जो 18 निकाले, ठीक है। 12 एम आपका 18 निकाले। निकालना क्या है, छोटा एम निकालना, तो छोटा एम बराबर लिखिएगा 18 गुना में आपको 10 लिखिएगा, 18 10 से गुना करिएगा 180। आंसर आपका निकल कर आ गया 180 निकल कर आया। 10 मोल जल का द्रव्यमान आपका जो 180 ग्राम निकल कर आ गया, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट जो आपका प्रश्न पूछता है कि उदाहरण के साथ परिभाषित करिए। उदाहरण के साथ परिभाषित करना है। पहला है संयोजकता। तो किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। मान के चलिए कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन है, इसको ग्रहण या त्याग करने की क्षमता को क्या कहते हैं, संयोजकता। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए तो 2 होगा, 8 होगा और 1 होगा। बाहरी कक्षा में एगो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और एगो इलेक्ट्रॉन 4 एगो इलेक्ट्रॉन से कम है तो ये एक इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देगा, जिसको कहता है त्याग करना। और ग्रहण करना और त्याग करना ही क्या कहलाता है, संयोजकता कहलाता है। और संयोजकता आपका ये बाहरी कक्षा में जितना भी इलेक्ट्रॉन हो गया वही इसका संयोजकता कहलाएगा। तो संयोजकता इसका 1 हो जाएगा। आप सोडियम को उदाहरण दीजिए या हाइड्रोजन को उदाहरण दीजिए। तो हाइड्रोजन का बाहरी कक्षा में एगो इलेक्ट्रॉन होता है, रासायनिक अभिक्रिया में हुआ तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, इसलिए इसकी संयोजकता 1 है। जिस प्रकार आपका जो अभी सोडियम को बताएं, ठीक है। और आगे इसको आपको नहीं लिखना क्योंकि ये आपको दोबारा रिपीट है, इसको नहीं लिखना है। और आगे देखिए इसमें पूछता समभारी, ठीक है। तो समभारी किसे कहते हैं, तो अलग अलग तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान तो समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु की संख्या अलग अलग होता है, ऐसे परमाणुओं को क्या कहते हैं, समभारी कहते हैं। और उदाहरण कार्बन तथा नाइट्रोजन दोनों का परमाणु का भार 40 होता है, लेकिन दोनों के परमाणु क्रम का अलग अलग होता था। कार्बन तथा नाइट्रोजन समभारी के। समभारी किसको कहें, तो समभारी उसी को कहेंगे जिसका परमाणु द्रव्यमान तो समान होता है लेकिन परमाणु की संख्या जिसका अलग अलग होता है। जैसे में आपको कोई 2 तत्व लेना है, इसका परमाणु द्रव्यमान और परमाणु की संख्या लिखना है, ठीक है। तो कार्बन है और एक नाइट्रोजन है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान ऊपर होता है 40 इसका दिया और 40 इसका दिया। इसका मान चलिए 12 है तो इसका आपका 14 है। तो ये आपका ऊपर वाला परमाणु द्रव्यमान होता है। तो दोनों का परमाणु द्रव्यमान सेम है, इसी को कहते हैं समभारी के कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछता है कि टीकाकरण क्यों आवश्यक है। तो हमारे शरीर में किसी भी बीमारी के प्रति लड़ने के प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ने के लिए जो दवा दी जाती है उसे टीकाकरण व वैक्सीन कहते हैं। वैक्सीन को किसी भी रूप में हमारे शरीर में भेजा जाता है। हो सकता है कि यह दवा आपको खिलाई जाए, पिलाया जाए या इंजेक्शन के माध्यम से इसे आपके शरीर में डाली जाए। इस प्रकार हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ने के लिए टीकाकरण आवश्यक है। तो टीकाकरण हमारे शरीर में जितना भी बीमारी है उसको लड़ने के लिए, प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने के लिए टीकाकरण का जो आपका टीकाकरण का जो प्रयोग होता है आपके शरीर में डाला जाता है। और टीका वाई वैक्सीन इसको कहते हैं। और इसको आपको शरीर में कैसे भी डाला जाए, दवाई के माध्यम से खिलाया जाए, पिलाया जाए, सिरप के माध्यम से या इंजेक्शन के रूप में आपको ये दिया जाए, तो ये आपका टीकाकरण होता है, जिसमें आपको जो है आपको इस प्रकार के शारीरिक रोग की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है टीकाकरण, ठीक है। और आगे देखिए नेक्स्ट आपका जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या, ठीक है। तो वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन को पादपों का अवशोषण योग नाइट्रोजन यौगिक नाइट्रेट में बदलने की क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। और यह प्रक्रिया राइबोसोम जीवाणु के द्वारा होता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो आपका जो यह प्रक्रिया किसके द्वारा होता है, तो एक राइजोबियम जीवाणु है जिसके द्वारा नाइट्रोजन का जो है प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, ठीक है। और देखिए अगले वीडियो में हम लोग जो सेक्शन सी को देखेंगे। आज के इस वीडियो में सिर्फ सेक्शन ए और सेक्शन बी को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो आपका सेक्शन सी लेके आने वाला है। तो सेक्शन सी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल नहीं देखे तो केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल जो आपको मोबाइल के स्क्रीन पर शो हो रहा है तो वहाँ से क्लिक करिए, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल आपको दिख जाएगा और सभी प्रकार का न्यूमेरिकल बताया गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो। जहाँ से दिक्कत होता है साइंस में कमेंट में जरूर बताइएगा।